इसका एक बैकअप मैं आपको मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे के लेक्चर में लूंगा, और एरोमेटिक केमिस्ट्री को अभी अपन आज और कल के लेक्चर में खत्म करेंगे ताकि इसका होमवर्क मैं आपको फिर दे सकूं। ठीक है, तो बच्चे पहले तो ये क्लियर कर दें कि वॉइस और स्क्रीन क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द एरोमेटिक डायरेक्शन केमिस्ट्री। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की बात करना चाहते हैं अपन कि डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होता है और डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कैसे रोल प्ले करता है। मैं एग्जांपल से बात शुरू करता हूं आपको। फिनॉल के अंदर जब अपन ब्रोमीन की रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट के अंदर, तो अपन को मालूम है कि इसके अंदर हमें Br+ से मतलब है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल है। और इलेक्ट्रोफाइल से मतलब इसलिए है क्योंकि रिएक्शन का नेचर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको आप बोलते थे ArSE2, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बाइमॉलिक्यूलर। तो फिनॉल के रेस्पेक्ट में यहाँ पे 3 पोजीशंस है जहां पे इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। एक बार हमने ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूट करवाया इसको, एक बार मेटा पे करवाया, और एक बार पैरा पे करवाया। इतना तो आप जानते ही होंगे कि ये वाला वापस से मेटा है तो आइडेंटिकल हो जाएंगे, और ये वाला वापस से ऑर्थो है। तो अगर टेक्निकली बोलें, सॉरी मैथमेटिकली बोलें, तो 2 ऑर्थो पोजीशन है, 2 मेटा है और एक पैरा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपन सब्स्टिट्यूट करवाएंगे तो ये 2 बार बनना चाहिए, ये भी 2 बार बनना चाहिए, और ये 1 बार बनना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा देखा जाता है कि फिनॉल के अंदर जब Br+ अटैक करता है तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट अपने को ऑलमोस्ट 99% के आसपास मिलते हैं। 98 पॉइंट समथिंग है ये, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैंने आपको अप्रोक्सीमेट बोल दिया। 98.6 होगा तो मैंने 99% बोल दिया, हालांकि ये याद भी नहीं रखना आपको। तो ये ऑलमोस्ट 99% के आसपास बन जाता है। तो मेटा प्रोडक्ट बहुत ही कम बना, तो इससे एक रिजल्ट ड्रॉ करके आता है, और वो रिजल्ट है कि द +M and hyper conjugable groups are OP directing towards electrophilic सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको दे दिया है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गया एक तरीके से। मतलब अगर बेंजीन के ऊपर या तो कोई +M ग्रुप लगा हुआ हो या फिर हाइपर कॉन्जुगेबल ग्रुप लगा हुआ हो, तो ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्ट करते हैं। मतलब ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को बोलते हैं कि आप या तो ऑर्थो पे जाइए या पैरा पे जाइए। डायरेक्ट करना मतलब बोलना, बताना, है ना। डायरेक्ट करने का मतलब होता है कि एक तरह से ऑर्डर देना। तो अपन जानते हैं कि भाई ये जो ग्रुप है ये +M है, तो +M वाला ग्रुप ऑर्डर देगा कि भाई आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे जाएगा और पैरा पे जाएगा, मेटा पे नहीं जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? तो नेचुरल सी बात है भाई कि भाई फिनॉल के अंदर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ऑर्थो पे भी आ सकता है, मेटा पे भी आ सकता है, और पैरा पे भी आ सकता है। तो मैंने बोला ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा आता है, मेटा पे कम आता है। ज्यादा का रेशो भी मैंने आपको बता दिया कि इट इज ऑलमोस्ट 100%। मेटा प्रोडक्ट तो 1 से लेके 5% तक बनता है, वो मतलब उसको अपन माइनर प्रोडक्ट में ही मानते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आता हूँ।
तो आप इन स्ट्रक्चर्स को देखिए, हो सकता है आपको कुछ क्लैरिटी आ जाए। तो कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि भाई ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं फिनॉल के, प्लस एम वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो जीओसी वन में पढ़ाए थे। और जीओसी वन में पढ़ाते वक्त ये भी कहा था कि भाई ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और पूरी ऑर्गेनिक इनसे ड्राइव होगी। तो अपन वही शुरुआत कर रहे हैं कि इनके ऑब्जर्वेंस से आपने एक बात देखी होगी, और वो बात मैं आपको अब यहाँ पे रखता हूँ कि आप इसको देखिए जिसको मैंने अभी पर्पल कलर से लेट मी चेंज द कलर। अभी इसको मैंने रेड कलर से गोला किया। कौन सा चार्ज है बच्चों ये? नेगेटिव चार्ज है। तो आप थोड़ा लॉजिक लगाओ आप लोग कि ई प्लस नेगेटिव चार्ज जहां पे है वहीं अटैक करेगा। तो नेगेटिव चार्ज कौन कौन सी पोजीशन पे आया? ऑर्थो और पैरा। इसीलिए ऑर्थो पैरा पे अटैक करता है और वहीं सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होता है। ये अपन कह सकते हैं कि रीजन वन ड्यू टू प्लस एम एंड हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रुप्स, ortho and para positions are electron dense, hence electrophile attacks there। वो पॉइंट है। अच्छा एक बात इसमें से देखो, ये नेगेटिव चार्ज मेटा पे आ सकता है क्या? एनीबडी कैन नाउ हेल्प कि ये नेगेटिव चार्ज मेटा पे आ सकता है क्या अपना? बोलिए। नो सर, तो अभी वहां नहीं आ सकता वो सर। क्यों? बिकॉज सर वो प्लस एम और हाइपर कॉन्जुगेशन के पैरा और ऑर्थो पे आते हैं सर। गुड। तो अगर नेगेटिव चार्ज वहां नहीं आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल भी वहां नहीं आएगा। यही लेसन हुआ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को अपन देख रहे हैं कि भाई ये माइनर प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा, है ना, और ट्रेसेस के रूप में मिलेगा। माइनर प्रोडक्ट भी कई बार इसको नहीं बोलते, मतलब इसकी लैंग्वेज बड़ी ध्यान से यूज करनी पड़ती है। ट्रेसेस का मतलब 2-4% मिल गया तो मिल गया, वो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को मैं आगे लेके चलता हूं कि अगर कोई ग्रुप अपने पास ऐसा है कि जिसको अपन कह सकते हैं माइनस एम है या सोल माइनस आई ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग का मतलब ये होता है कि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे डायरेक्ट करेगा। उसका भी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लो नाइट्रोबेंजीन है और इसकी रिएक्शन मैंने ब्रोमीन के साथ करवाई। इस बार कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट ना लेके मैंने आयरन सॉल्वेंट ले लिया। तो एक्चुअली क्या होगा कि आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें हमारे काम की चीज Br प्लस और माइनस में से Br प्लस है। तो इस बार ये प्रोडक्ट अपने को मिलता है। हालांकि ये भी बनेंगे, ऐसा नहीं है, ये करीब 12% बनते हैं इस केस में। तो ये अपन इसको अप्रोक्सीमेटली 90% लिख देता हूँ मैं, है ना। ये परसेंटेजेस अप्रोक्सीमेट है, इसमें 2-3% का इधर उधर चलेगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। और आपको ये याद नहीं रखना कि 90% बनता है, 85% बनता है। ये जस्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सब्जेक्ट समझ में आ जाए कि अच्छा हाँ इतना प्रतिशत रहता है।
तो वो बात मैंने प्रूव की, सॉरी बताई कि भाई माइनस एम या वही माइनस आई ग्रुप होगा तो वो मेटा डायरेक्टिंग होगा, मतलब वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे रिसीव करेगा। अब ऐसा क्यों होता है, तो आइए इसका रीजन मैं आपको दे। काफी बच्चे तो इस बात को समझ गए होंगे मुझे लगता है, क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब मैंने बनाए तो बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। बाकी लोग भी दिमाग लगाते रहें, उन्हें समझ में अभी आ जाएगा धीरे धीरे। और फिर इसके अंदर लास्ट कॉन्जुगेशन है जिसको मैं ग्रीन कलर के पेन से लिख रहा हूँ, नेगेटिव सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये वाला स्ट्रक्चर आप लोग बनाते थे। एक बात आपको बहुत क्लियर समझ में आई गई होगी कि हमने इस बार ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज दिख रहा है आप लोगों को? अब आप खुद सोचिए, पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, ब्रोमीन के पॉजिटिव चार्ज की बात करता हूँ। तो इसके लिए कभी भी ये पॉजिटिव ग्रुप बी आर प्लस ऑर्थो पैरा पे अटैक नहीं करेगा, और इसीलिए ये हमारे को माइनर प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा। माइनर प्रोडक्ट का मतलब होता है कम बनने वाला, ट्रेसेस भी बोल सकते हैं, वो पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये एक मोटी बुद्धि की बात है, एक मोटी बात है कि अपन ये कह सकते हैं कि कुछ ग्रुप्स प्लस एम हैं, कुछ ग्रुप्स माइनस एम हैं। जो प्लस एम वाले हैं वो सारे के सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हैं, और जो माइनस एम वाले हैं वो सारे के सारे मेटा डायरेक्टिंग हैं। रीजन मैंने आपसे शेयर किया। अब ऐसे कौन कौन से ग्रुप्स हैं एक बार उनकी बात कर लेते हैं। तो लेट्स राइट डाउन प्लस एम ग्रुप्स, या फिर हाइपर कॉन्जुगेबल ग्रुप्स, और ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को पुटअप करेंगे एट द रेट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। कौन कौन से हैं आइए एक बार देखते हैं। तो अपन इसको यूं रखें भाई, ओ माइनस, जिन बच्चों का थोड़ा रिवीजन होगा, थोड़ा बहुत भी होगा, उन्हें पहचान में आ गया होगा कि सर ने यही सीरीज एक बार GOC1 पढ़ाते वक्त भी लिखी थी। इट इज ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट तो नहीं कह सकता, एग्जैक्टली सेम सीरीज। बिल्कुल 100% सेम सीरीज चल रही है ये, वो पॉइंट ऑफ व्यू अपने पास यहाँ पे आना चाहिए। तो उसके बाद इसमें आएंगे हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हो जाएंगे, है ना। और उसके पहले अच्छा हाँ एल्काइल ग्रुप्स रह गए ना, तो एल्काइल ग्रुप में यहाँ लिख देता हूँ CH3 C2H5, है ना। IPR का मतलब आइसोप्रोपाइल और टर्शरी ब्यूटाइल, थोड़ा छोटा हो गया ये, मैं इसको बोल रहा हूँ मिथाइल इथाइल। IPR मतलब आइसोप्रोपाइल, और TBU मतलब टर्शरी ब्यूटाइल। तो ये सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं बच्चों, इनके बारे में अपने को लेके चलना है कि ऑल ऑफ देम आर ऑर्थो पैरा पोजीशन ग्रुप्स, मतलब ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करेंगे। बात अगर किसी दूसरे ग्रुप की जाए तो मेरे हिसाब से माइनस एम या सोल माइनस आई जो ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाते हैं। तो एट द रेट मेटा डायरेक्शन, तो मेटा डायरेक्शन किन में होता है अगर मैं याद करूं तो NO2 में आता था,
साइनाइड आता था, है ना, SO3H SO2R, एक ही बात हो गई। और आता था COOH, और इसमें OH के बजाय आप चाहे तो कोई भी आप ऐसे डेरिवेटिव पढ़ के आ रहे हैं, Cl लगा लें, OR लगा लें, ये सब एक ही हो गए, मतलब समझ गए होंगे आप क्या कहना चाहता हूँ, है ना। अच्छा हाँ, ये भी तो हो जाएगा, कीटोन और एल्डिहाइड, ठीक है, ये सारे हो जाएंगे। और अगर अपन सोल माइनस आई की बात करें तो CCl3 और NR3+B इसी रेंज में आएंगे। इनको भी अपन कह सकते हैं कि अगर ये ग्रुप लगे पे हो तो अपने को आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे पुट अप करना होता है। अब इसमें जो IIT में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही क्लियर आते हैं, तो मैं इस टॉपिक को अभी डिटेल में लेके जाऊंगा आप लोगों के लिए, बट एक बार कुछ क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं IIT में इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो मैं बड़े सिंपल क्वेश्चंस की बात करता हूं जो जॉइंट एंट्रेंस के अंदर आ चुके हैं, जिनको देख के हो सकता है आपको विश्वास ही ना हो कि अच्छा इतने सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं क्या, बट डेफिनेटली आ जाते हैं। तो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन हियर। ठीक है यार, इतनी जगह है तो फिलहाल 3 ही क्वेश्चन लेंगे अपन। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आया है कि इसका रिएक्शन हमने करवाया HNO3/H2SO4 के साथ, ब्रोमीन/Fe के साथ, ठीक है, और इसका रिएक्शन अपन ने करवाया क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ एक्सेस में लेते हैं, EXCESS, है ना, थोड़ा गलत हो गया, दोबारा लिख देता हूँ, EXCESS, एक्सेस मतलब ज्यादा, है ना। तो क्लोरीन AlCl3 एक्सेस में क्यों लेते हैं वो उसमें बताऊंगा मैं अभी आने वाले लेक्चर में, अभी अपन पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में अपने को ज्यादा भेजा भड़क नहीं करनी होती है ना, सिंपल मेजर प्रोडक्ट रिपोर्ट करना होता है। तो मेजर प्रोडक्ट ये था कि भाई HNO3H2SO4, तो इनमें से जो इलेक्ट्रोफाइल डेवलप होगा ये मैंने आपको बताया था NO2+ होता है, इसका मैंने नाम भी बताया था, एनी कोहोस्ट अगर वो अपने आप को नाइट्रेटिंग मिक्सचर, NM इसका नाम होता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, है ना। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर से NO2+ आएगा, तो यू आर हैविंग चॉइस कि आप चाहें तो इसको COOH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे भी लगा दें, मेटा पे भी लगा दें, पैरा पे भी लगा दें। तो पिछली बार तक तो क्या था, बेंजीन सारी एक ही थी तो आप कहीं भी लगा दूं। इस बार आपको समझ में आना चाहिए कि आप मेटा पे लगाएंगे तो ये आपको मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि ये ग्रुप -M है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और -M की वजह से होता क्या है ये मैंने आपको यहाँ बता दिया कि भाई ऑर्थो और पैरा पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो दोबारा समझा रहा हूँ कि ऑर्थो और पैरा पे तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो यहाँ तो इलेक्ट्रोफाइल रिपेल हो जाएगा, इसीलिए मेटा पे अपन ने प्रोडक्ट बनाया। ब्रोमीन/Fe की बात करें तो ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है वो आपको कैसा लगता है, एक बार ये सोच के बताएं। प्लस ठीक है, +M है, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से +M, ये ध्यान रखना है। तो बस आप इसको ऐसे यहाँ पे लगा लो। कुछ बच्चे बोलते हैं कि आपने ऑर्थो पे क्यों नहीं लगाया, तो इसका जवाब भी कोहोस्ट ही देंगे, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे आप पे विश्वास है कि इतना अच्छा तो ये इतना बुरा तो मैंने आपको पढ़ाया है, जो भी आप माने, ये क्यों नहीं बनेगा। और मेटा तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा, पहले मैं इसकी बात लिख देता हूँ लाल कलर से। मेटा वाला तो बनेगा ट्रेसेस में, ट्रेसेस का मतलब 1%, 2-4% बनेगा ऑर्थो वाला, तो इसको लिख देता हूँ माइनर, जगह कम है, MINOR माइनर लिखा हुआ है, माइनर का मतलब बहुत ही कम, है ना। और ये बनेगा मेजर।
अब अभी मैं अपनी बात से फिर गया, क्योंकि मैंने ये कहा कि भाई ऑर्थो पैरा दोनों पे आता है, तो इस बार ऑर्थो पे क्यों नहीं आया? एनीबडी, एनी को होस्ट कैन हेल्प? हिंड्रेंस के हाँ जी, हिंड्रेंस हिंड्रेंस। ठीक है, हिंड्रेंस क्या होता है ये थोड़ा समझाएंगे आप, बताएंगे? हिंड्रेंस से ऐसा क्या हो जाएगा कि एनीबडी? हाँ बोलो भाई मुस्कान। सर हिंड्रेंस के कारण वो अलाउ नहीं करेगा अपने पोजीशन पे, तो फिर वो कम बनेगा। हिंड्रेंस तो पहले वाले बच्चों में भी बोल दिया था, उन्होंने भी जवाब तो सही दिया है। एक्चुअली मैं इसमें एक शब्द जो जोड़ता है स्टेरिक हिंड्रेंस, पूरा बोले SIR। हाँ हाँ, तो अपन को यूं बोलना चाहिए, है ना? हालांकि आप बोल सकते हैं कि सर जी हमारे सर। में कमी निकाल रहे हैं जबरदस्ती की। हिंड्रेंस और स्टेरिक हिंड्रेंस एक ही बात है, आप सही कह रहे हैं, बट अपन उसको पूरा बोलेंगे, इट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। गॉट इट? जी सर। अभी क्लियर है क्या? है ना? तो मैं यहाँ लिख जी देता सर। हूँ, यहाँ जगह तो है नहीं तो कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ, है ना? यहाँ लिख रहा हूं मैं, ऑर्थो प्रोडक्ट इज लेस ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना? शॉर्ट में लिखता हूं SH, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, S मतलब स्टेरिक, H मतलब हिंड्रेंस। चलो थोड़ा सा फास्ट करेंगे सवाल को। Cl2 Cl3 से इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा Cl+, ये वाला ग्रुप -M है, तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो, मेटा और पैरा में से मेटा पोजीशन पे सेलेक्ट करेगा, तो वन शॉर्ट प्रोडक्ट अपने को ये बनाना है। किस्सा खत्म। तो चीजें इतनी इजी होती है ना, और इसी इजीनेस से अपन प्रोडक्ट बना सकते हैं। इस बीच आई थिंक 2011 IIT में एडवांस के अंदर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, इंटीजर क्वेश्चन था वो, बहुत ही अच्छा, 11-12 का क्वेश्चन होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और क्वेश्चन क्या था वो सुनिएगा। इसमें आपको ये बता दूं कि सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड लो, CS2 लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे आर वन एंड सेम थिंग, तो आपको उससे रिपेल बैक नहीं होना है ना? खैर मैं पॉइंट पे आता हूँ कि व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, है ना, हाउ मेनी मोनोब्रोमो प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड? बोलो भाई कितने मोनोब्रोमो प्रोडक्ट्स प्राप्त हो जाएंगे, है ना? क्वेश्चन दोबारा दिखा देता हूँ, मान लो किसी ने नहीं देखा हो तो। अब आप लोग इसमें क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जो जवाब देना चाहे। हाँ हाँ गोपाल बोलो। सर 2 आंसर आ जाएंगे। ऑर्थो और पैरा। मेटा पे तो जाता ही नहीं है वो। यस सर। एक बच्चे ने आंसर 5 भी दिया है यार, कौन है ये कलाकार, कौन है मतलब? हाँ मेरा एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है, मतलब अभी अब मैं क्या कहूँ सुबह सुबह, है ना, खुद बहुत गुस्से में हूँ। फालतू आंसर मत दो, मतलब पढ़ाई कर लो बस। ठीक है, गोपाल का आंसर 2 है
ऑर्थो और मेटा शायद उसने बोला, बट मैंने उसको थोड़ा करेक्ट किया, ऑर्थो और पैरा होगा, है ना गोपाल? म्यूट है अभी भी शायद। ऑर्थो और मेटा है या ऑर्थो और पैरा है आंसर? ऑर्थो पैरा। तनीषा? ऑर्थो और पैरा दो। ऑर्थो और पैरा। संस्कार? ऑर्थो और पैरा होगा सर। प्रीतिराज? ऑर्थो और पैरा। अनम्यूट कर रहा हूं मैं कुछ बच्चों को, वो बताते जाएं आंसर। सर मेजर प्रोडक्ट पैरा होगा सर। सर 3 होगा आंसर। ये कौन है भाई? दुर्गा बाबू दिनकर? बोलिए साहब दिनकर जी, आप भी बोलिए। सर 2 होगा। 2 होगा, है ना? कहाँ से हैं आप? PA5 से सर। कहाँ से? PA5 बेस्ट है। चलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, ठीक है। नाम बड़ा स्टाइल में लिख रखा है आपने। काम की बात पे आते हैं बताओ। तो बच्चों एक्चुअली ये, जैसे मुझे पढ़ाते हुए कितना समय हो गया होगा अभी, व्हाट्स द टाइम? 10:30 करीब बज रहे हैं। ऑलमोस्ट आधा घंटा अपने को ऑफिशियली पढ़ाते हुए हो गया, और पौन घंटा अपन मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट इसमें विद टाइम हो गया। तो इसमें आप देखो, मतलब अभी एक्चुअली कल भी मेरे पास कम से कम 7-8 बच्चों के फोन आए जो अब एडवांस देंगे। उनका एक ही क्वेश्चन रहता है, सर हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं, हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। वो नंबर क्यों नहीं आते हैं, वो इस क्वेश्चन से आपको पता पड़ जाएगा कि आखिर में समस्याएं कहाँ होती हैं और उसका निराकरण कैसे होगा। मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, IIT 2011-12 सेशन का क्वेश्चन है। व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और CS2 सॉल्वेंट, हाउ मेनी मोनोब्रोमो प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड, ये क्वेश्चन है। और बच्चों इस क्वेश्चन का जवाब है 3। और ये रहा 3 आंसर। अगर किसी बच्चे को शक है कि 3 कौन कौन से बनेंगे, तो ये देखो, ये रहा 3। ऑर्थो मेटा पैरा तीनों बनेंगे। एक्चुअली क्या होता है, अभी तो क्लास बीतेगा, आधा घंटा हुआ है। आप लोग IIT का एग्जाम ऑलमोस्ट साल भर बाद देंगे। साल भर में बच्चे को ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है। मैं आपको पढ़ने के नुकसान बता रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, ये टीचर पे डिपेंड होता है कि कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है ना। क्योंकि नॉलेज तो ऑलमोस्ट सब टीचर्स को ही है, किसी को थोड़ी ज्यादा, किसी को थोड़ी कम है, मैं उस पर कमेंट नहीं करता। तो बच्चा इस बात को फिक्स कर लेता है कि हाँ, आज सर ने बताया कि फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, लिखा हुआ भी है यहाँ पे। तो वो बस बिना सोचे समझे एक ही बात क्लियर करता है कि हाँ यार, ऑर्थो और पैरा वाले बनेंगे, क्योंकि ये 99% तो ट्रेसेस से बनते हैं। क्वेश्चन में कहाँ लिखा हुआ है आप बताओ? मेजर प्रोडक्ट पूछा हुआ है क्या? कुछ ऐसा सिंपल बात पूछ रहा है, हाउ मेनी मोनोब्रोमो प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड, तो आपको जवाब देना चाहिए कि भैया 3 ही बनेंगे, 3 से कम कुछ भी मंजूर नहीं है हमारे को। कौन कौन से तीनों होंगे फिर रिपीट करता हूं, ऑर्थो, पैरा और मेटा। मेटा कम बनेगा, बट उसमें ये थोड़ी बोल रहा है कि मेजर प्रोडक्ट बनाओ। ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन थोड़ी है, इंटीजर क्वेश्चन है, तो वो जो भी बनेगा आपको रिपोर्टिंग में तो डालना है। तो ये पढ़ने के नुकसान है कि कई बार पढ़ने के बाद बच्चा इसका आंसर 2 देता है। तो ये 2 जो आंसर है ना, वो गलत है, इसको मैं काट रहा हूं, ये लो। और 3 जो आंसर है वो सही है, मैं इसको रेड कलर के पेन से टिक लगा रहा हूं कि ये आंसर सही है। आई होप आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए होंगे कि मतलब हम
जो पढ़ें उसको ये समझें कि उससे नंबर कैसे लेने हैं। एक्चुअली क्या होता है, आजकल तो अब सब चीजें मैं देख रहा हूँ, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन सब अवेलेबल है, मतलब नॉलेज अब बहुत उसमें नहीं रह गई है। बस अपने को ये देखना है कि उस पढ़ाई के रेस्पेक्ट में अपन क्वेश्चंस को कैसे अडॉप्ट करें, नंबर उसी पे बेस्ड रहते हैं। तो मेरा काम अभी फिलहाल तो आप लोगों के साथ इतना ही रह गया है कि मैं आपको उस चीज में एक्सपर्ट करूं और गाइड करूं कि नंबर आपको कैसे लेने हैं, क्वेश्चंस को ट्रीट कैसे करना है, ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। चलो, यहां तक किसी को डाउट हो तो वो एक बार पहले हाथ खड़ा कर ले, उसके डाउट सुलझाएंगे, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर अगर बहुत ही निग्लिजिबल बनता प्रोडक्ट, नेग्लिजिबली बन रहा है वो, 1% के से कम क्या बना हो गया है वो? 1% से कम तो कैसे लोगे, मतलब थोड़ा दिमाग लगाओ। 1% मतलब होता कितना है? 100 ml में 1 ml तो नजर ही नहीं आएगा आपको तो। यस सर। तो और कैसे नेग्लिजिबल करोगे? या तो फिर अपन आयोनिक इक्विलिब्रियम पे चल जाएंगे, नेग्लिजिबल हुआ करता था, 10⁻⁻⁵ वाला हुआ करता था ना वो आयोनिक का। यस सर। वो तो खैर आयोनिक का एक पेटेंट डिस्कशन है, वो अपन यहाँ पे कर रहे हैं। चलो, आई थिंक दैट हेल्प्स। हाँ निशांत बोलो। सॉरी सर, गलती से हो गया था। हाँ उनको इश्यू नहीं है। किसी बच्चे को कोई डाउट पूछना है तो बताइए, वरना फिर अपन अभी सब्जेक्ट आगे बढ़ाएंगे। सर हाँ जी, माइनस आए मेटा पे क्यों डायरेक्ट करेगा? वो अभी आएगा सब। अभी जो मैंने पढ़ाया बस उसी में पूछे, छोटी कोई जो है ना, हाँ मैंने नहीं। बोला ना कि अभी सब्जेक्ट बाकी है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं अपन, है ना। तो जो हमने सीखा वो ये था कि भाई जो प्लस एम वाले ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा पे भेजेंगे, और माइनस एम वाले जो है वो मेटा पे भेजेंगे, और उसकी वजह से मैंने आपको रेजोनिंग स्ट्रक्चर से भी सिखाई। बट इसकी एक जो दूसरी वजह होती है वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स पे भी रहती है। अब सिग्मा कॉम्प्लेक्स कैसे रहती है उसके लिए अपन वापस से चलते हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अनस्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा। हाँ ये कौन बोल रहा है भाई? ओ सॉरी सर, मैं अनम्यूट करना भूल गया। हैं कौन आप, ये तो बताइए। जयदीप है क्या? तो रेट डिपेंड करती थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे और स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स पे, है ना। ये रेट कौन सी रिएक्शन की है वो मैं आपको दोबारा यहाँ पे एक बॉक्स में डाल के समझा देता हूँ। इट इज द रेट ऑफ ArSe2, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको अभी ये पढ़ाया कि भाई जब फिनॉल पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कहाँ करेगा, जल्दी बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा, आप ही बता दो। मेटा पैरा। हाँ जी, ऑर्थो मेटा पे। ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा करेगा और मेटा पे कम करेगा, ये मैंने आपको पढ़ाया है अभी। अब इसका रीजन जो भी मैंने आपको दिया, मैं उसके मॉडिफाइड रीजन पे आता हूँ कि लेट्स से एक बार मेरा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा पैरा पे, और लेट्स से एक बार मेरा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा मेटा पे। तो पैरा पे अटैक मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ। पैरा पे अटैक करने से हमारे पास एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। मेटा पे भी अटैक करने से एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा।
गलत हो गया ये, इसको अपन थोड़ा कलर से लेके चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट स्टडी है, तो मैं रिवर्स कर देता हूँ। पैरा वाला ग्रीन कलर से दिखाऊंगा, मेटा वाला ब्लैक कलर से दिखाऊंगा। तो मेटा पे अटैक ये करेगा ब्लैक कलर से। क्या है कि आपको एक बात समझ में आनी पड़ेगी कि ये जो दोनों सिग्मा कॉम्प्लेक्स बने हैं, इसको मैं नाम दे देता हूं, और नाम दे देता हूं कि ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स 1 है, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स 2 है। तो नोटिस कीजिए आप कि ये वाला सिग्मा कॉम्प्लेक्स 1 जो है, ये तो O का प्लस M फील कर रहा है, और अगर O का इसको प्लस M लग रहा है तो अपन कह सकते हैं कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स 1 इज स्टेबलाइज्ड बाय प्लस M ऑफ OH, है ना। अब इसके अंदर वही रिएक्शन होगी जो अपन आगे की रिएक्शन होती है, वो भी मैं लिख ही देता हूँ, और वो है एरोमेटिसिटी का वापस आना। तो यहाँ जो हाइड्रोजन था वो हटता था, मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, और आज सुबह करीब 4:30-5 बजे मैसेज भी कर दिया था कि एक बार मैकेनिज्म देख लेना, रिवाइज करके आना। तो ये देखो, ये वापस ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, और ये इसकी एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी। अब मैं नीचे का सीन देखता हूँ। नीचे का सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आप ये बताइए कि क्या इस O का लोन पेयर का प्लस M इस पॉजिटिव चार्ज को लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगी। नहीं लगेगा सर। तो ये मैंने आपको लिखित में दे दिया, प्लस M ऑफ OH नॉट एप्लीकेबल ऑन पॉजिटिव चार्ज। हालांकि इसमें कॉन्जुगेशन तो है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या इस मॉलिक्यूल में O का प्लस M लगेगा? सर लगेगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा कह रहा हूं। एक बार चलो, हाँ सुहानी, आप अपने आप को अनम्यूट करो। सर। जब GOC1 मैंने पढ़ाया था तब थे वहां पे क्लास में? यस सर। ठीक है। दो बातें हैं, दोनों क्वेश्चन ध्यान से सुनना और फिर जवाब देना, बीच में मत जवाब देना। पहला क्वेश्चन, क्या ये OH का प्लस M पॉजिटिव चार्ज को लगेगा? दूसरा, अरे दूसरा क्वेश्चन, क्या ये OH का प्लस M मॉलिक्यूल में लगेगा? आई होप दोनों क्वेश्चन समझ में तो आए ना? यस सर। अब मुझे जवाब दो। सर पॉजिटिव चार्ज को तो नहीं लगेगा, लेकिन मॉलिक्यूल को लगेगा। हाँ, अब बात समझ में आ गई, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन वहां पे भी करवाया था, और इसीलिए करवाया था कि ये यहाँ पे इसका यूज ले सकते हैं। बहुत अच्छा मॉलिक्यूल बन गया ये। आप देखो इस बात को, OH का प्लस M तो लग रहा है क्योंकि लोन पेयर सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन तो है। मैं लाल कलर से बना के भी दिखा रहा हूँ अगर किसी को शक हो तो। ये देखो, मगर पॉजिटिव चार्ज तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा? नहीं पहुंच। और हमें मतलब किससे है? पॉजिटिव चार्ज से। क्योंकि सिग्मा कॉम्प्लेक्स तो वही है ना। यस सर। तो हमारा फायदा हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, अब मैं उसको बॉक्स में डाल रहा हूँ कि प्लस M ऑफ OH नॉट एप्लीकेबल ऑन पॉजिटिव चार्ज।
तो सिग्मा 2 कैसा हुआ, स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। अनस्टेबल हुआ। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा ना बच्चों, वो भी कम बनेगा। तो कोई बच्चा पूछे कि भाई क्यों कम बनेगा, तो ये देख लो, पीछे पीछे अभी अभी लिख के बताया है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनेट टू द स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। मतलब जिसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन वहीं से फास्ट जाएगी। तो होता क्या है बच्चों, यहाँ अटैक मेटा वाला भी करता है, यहाँ ऑर्थो वाला पैरा वाला भी करता है। इनमें से कौन सा अटैक ज्यादा होगा, ग्रीन वाला या रेड वाला? ग्रीन वाला। क्योंकि वहां से जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, वो स्टेबलाइज हो जाएगा। ये बात समझ में आती है आपको? यस सर। तो दो बातें हो गई, इस बात को समझो कि इस लेवल पे बात समझ में आनी पड़ेगी आपको कि जैसे कल को ये पूछा जाता है कि ये फिनॉल है या कोई भी प्लस एम ग्रुप है, जरूरी नहीं है आप फिनॉल लें, आप कोई भी प्लस एम ग्रुप ले लें। फिनॉल या कोई भी प्लस एम ग्रुप आप ले लें, फिनॉल और प्लस एम ग्रुप के अंदर आपको ये समझ में आना पड़ेगा कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे अटैक करता है। रीजन पहला, ऑर्थो एंड पैरा आर इलेक्ट्रॉन डेंस पोजीशंस, ठीक है। और दूसरा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा आर, ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक से जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसा होगा, स्टेबल या अनस्टेबल? क्या लिखूं? स्टेबल। स्टेबल। स्टेबल, ये बात है। और अगर मान लो मल्टीपल चॉइस में आ जाए, दोनों ही को टिक लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही रीजन सही है। तो जनरली क्या है, अगर आप जैसे बोर्ड वगैरह की तैयारी करते हैं ना, तो वहां इतना डिटेल में नहीं पढ़ाते, वो तो सिर्फ ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना देते हैं और इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में बता देते हैं कि भाई देखो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे है और पैरा पे है, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। बट जब अपन आईटी की तैयारी करते हैं तो अपन को रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स और ये ग्रुप्स के अलावा, प्लस एम माइनस एम ग्रुप के अलावा, इस डिटेल में दोनों सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाने पड़ेंगे। सिग्मा 1 भी बनाना पड़ेगा और सिग्मा 2 भी बनाना पड़ेगा। और जहां से सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज हुआ, वहां से रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। ये अपने को समझ में आना चाहिए। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लो आप। आई थिंक जयदीप, आपने अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि जयदीप का क्वेश्चन था शायद कि वो माइनस एम वाले, सॉरी माइनस आई वाले मेटा पे क्यों, यस सर, माइनस है। माइनस आई वाले मेटा पे क्यों भेजते हैं, वो पॉइंट, हाँ। वो क्वेश्चन था ना आपका। हम्म। तो आंसर मिल गया आपको या अभी भी कुछ डिस्कशन है? जैसे अगर ऐसा कोई ग्रुप हो जो माइनस एम नहीं करेगा, सिर्फ माइनस आई करेगा, हाँ, तो उसी का तो आंसर दिया, अभी नहीं मिला क्या अभी तक? तो सर वो माइनस आई से जो बगल वाले एक दो कार्बन, रुको, बात खत्म कर देता हूँ ना। ये एग्जांपल देखो आप, Nr3+ है, ये सिर्फ माइनस आई ग्रुप है, ये तो पता होगा है ना। जरूरी नहीं Nr3+ लो। ऐसा एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, ये भी स्ट्रॉन्ग माइनस आई होता है। इनफैक्ट दोनों स्ट्रॉन्ग माइनस आई के कैटर में चलते हैं, ये बात तो क्लियर है। यस। ठीक है, अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ, चलो।
वैसे तो आईआईटी में अपने पास इतना टाइम रहता है कि अपन इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स को हम हर बार बनाएं। भाई रिजल्ट तो अपन को समझ में आ गया कि ऑर्थो और पैरा पे क्यों जाएगा, क्योंकि वहां से सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है ना। मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूँ, ये लो, स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स, स्टेबल Y प्लस है। अब इसका रीजन है कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, चलो मैं एक बार ऐसा करता हूँ, इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मेटा से करवाता हूँ और एक बार पैरा से करवाता हूँ। तो लेट्स से ये मैंने अटैक करवाया पैरा पे, तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। और लेट्स से ये मैंने बनाया मेटा पे, तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। सिग्मा कॉम्प्लेक्स कैसे बना रहा हूं मैं, ये अगर किसी को डाउट है तो मैंने इस पे भी करीब 15-20 मिनट का लेक्चर लिया था, तो आप वो लेक्चर देख लीजिएगा कि उसमें बॉन्ड पोलराइज करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज और फिर करते हैं, है ना। वो डिटेल में मैंने वहां पे लिया हुआ है, वहां पे एक बार देखिएगा अगर किसी को संशय है तो। ऐसे होना नहीं चाहिए क्योंकि अब इतना पढ़ा दिया। चलो अपन इसको आगे लेके चलते हैं। अब इन दोनों सिग्मा कॉम्प्लेक्स में से आप इस बात को समझिए कि ये वाला जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये पॉजिटिव चार्ज को देखिए कि ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। कैसे, रेजोनेंस के कारण। क्या हुआ उससे, रेजोनेंस के कारण क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नहीं नहीं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। आपने हाँ, कार्बो रीअरेंजमेंट हो गई सर। नहीं, 3 डिग्री rearrangement- कार्बो। अरे यार कहाँ जा रहे हो, बड़ी बड़ी बातें मत करो, सिंपल छोटी बात करो, है ना। और बिल्कुल अपन को बिल्कुल छोटी बात करनी चाहिए। 11वीं क्लास में मैंने आपको बताया था कि एडजेसेंट एटम्स पे समान चार्ज होते हैं तो उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है। ऐसा कुछ याद आ रहा है? हाँ सर। आजू बाजू वाली एटम पे पॉजिटिव चार्ज होते थे तो अपन क्या कहते थे उस स्ट्रक्चर के बारे में, हाईली स्टेबल, अनस्टेबल या हाईली अनस्टेबल? हाईली अनस्टेबल। तो अनस्टेबल होगा तो अपन इस पे कमेंट लिख सकते हैं कि ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज, क्या लिखूं बताओ? नहीं बनेगा, अनस्टेबल। और जब यही नहीं बनेगा तो रिएक्शन आगे भी नहीं जाएगी। तो अब बताओ अपना इलेक्ट्रोफाइल आएगा क्या पैरा पे? नहीं सर। ये बात है, ये रिएक्शन क्या है, ये वापस लौट जाएगी, ये समझाना चाहते हैं। देखो ये अटैक हुआ और ये वापस लौट गया, रिवर्सिबल अटैक। अब आप इसमें देखो, ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जरूर बनाएगा, बट एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, मगर एडजेसेंट एटम पे आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो अपन इसको कहेंगे रिलेटिवली स्टेबल। और अगर ये रिलेटिवली स्टेबल है तो यहीं से वो नेक्स्ट स्टेप होगी, जिसको मैं अब लाल कलर से लिख रहा हूं कि इसकी एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी। और मैंने अपनी बात प्रूव की कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आया, पता? मेटा पे। कारण क्योंकि पैरा पे जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा वो अनस्टेबल है। वो अनस्टेबल है। तो वही बात मैंने यहाँ लिखी है कि इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, सिंपल बात, या फिर जहां से सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबल बनता है। गॉट द पॉइंट? यस सर। और भी इसमें काफी सारी बातें हैं बट वो काम की नहीं है तो अपन उसको लेके नहीं चलेंगे। अब मैं मुख्य पॉइंट पे आता हूँ, मुख्य पोर्शन पे आता हूँ, जो क्वेश्चन आईआईटी में आ सकता है इस साल एडवांस में, या जब आप पेपर देंगे मैं उस पे आता हूँ। मैंने आपको इतना पढ़ाया, ये पढ़ा चुका हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, नहीं पढ़ा था तो नहीं पूछता। और इसके आगे का आप बताऊंगा। मान लो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करवाएं,
भाई ये तीनों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, इसमें कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं पहले वाले में, ये बताओ फटाफट। कोहोस बता सकते हैं, कोहोस की मात्रा में बढ़ा देता हूं जिन जिन बच्चों चलो हाँ भाई बताओ फटाफट, कुछ 4-5 कोर्स होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, जो भी होंगे बताओ भाई फटाफट। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ कितने प्रोडक्ट बनाएगा? सर एक एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, बहुत ही अच्छा, क्योंकि सारे पोजीशन एक ही है। बट इसमें ऑर्थो पे आएगा, मेटा पे आएगा या पैरा पे आएगा, ये क्वेश्चन नहीं उठता क्या? ये नीचे वाला पैरा है ना, इसमें तीनों आइडेंटिकल ये तीनों आइडेंटिकल है। गुड गुड गुड, ठीक है, तो मैं मिटा देता हूँ। तीनों आइडेंटिकल हैं, एक बच्चे ने ऐसा कहा तो मुझे भी बात समझ में आ गई कि तीनों आइडेंटिकल है। नीचे बताइए, नीचे वाली दो। पोजीशंस को अपन बोलते हैं अल्फा और बीटा, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे अल्फा बीटा। ज्यादा कौन सा बनेगा ये भी मैंने बताया था आपको, मेरे फर्स्ट से सेकंड लेक्चर में बता दिया था, फटाफट बताओ। अल्फा अल्फा ये क्वेश्चन जो है वो नीट के पेपर में, एम्स के पेपर में आ चुका है बेसिकली, कि इनमें क्या बनेगा। इसका नाम भी मैं आपको बताता हूँ, आपको नाम याद होना चाहिए। इसका नाम तो होता है पायरोल, इसका नाम होता है थायोफिन। अब आज का पॉइंट शुरू करते हैं कि जेई एडवांस में वो पूछ सकता है कि मान लो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है और हमने इसकी रिएक्शन करवाई, लेट्स से हमारे इलेक्ट्रोफाइल HNO3/H2SO4 के साथ। शॉर्ट में बोलूं तो ज्यादा टेंशन नहीं, सीधा NO2+ लिख लिया करो, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर किसी को ये नहीं मालूम है ना ये कैसे हो रहा है, तो वो पहला लेक्चर देख ले, मतलब, क्योंकि इतना बार बार टाइम नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं। इसका नाम भी मैंने आपको बताया था, नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है। तो यहाँ तक तो अपने को हाँ अर्जेंसी में पहुंचना होता है। अब पहला सवाल ये आएगा कि भाई इसके अंदर कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो अपन जानते हैं कि भाई नाइट्रोजन के पास जो पोजीशन है उसके रेस्पेक्ट में इसे ऑर्थो बोल सकते हैं, इसे मेटा और इसे पैरा। तो अपन बोल सकते हैं कि भाई 3 मोनोनाइट्रो प्रोडक्ट्स इसमें मिलेंगे। अब ये जो 3 मोनोनाइट्रो प्रोडक्ट्स इसके अंदर मिलेंगे, इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये अपने को यहाँ मेहनत करनी होती है। तो आइए वो पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता देता हूँ कि भाई मेजर प्रोडक्ट कैसे इसमें पता लगाते हैं, क्या करते हैं। तो आइए पूरी मेहनत इसमें लगेगी। सबसे पहले तो अपन एक बार अटैक करवाएंगे मेटा से और एक बार करवाएंगे पैरा से। कुछ बच्चे बोलते हैं ऑर्थो से भी करवा लो। तो आई थिंक आज का 1 घंटे का लेक्चर हो गया, इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि ऑर्थो और पैरा पोजीशंस इलेक्ट्रॉनिकली सिमेट्रिकल पोजीशन है, मतलब जो पैरा पे होगा वो ऑर्थो पे भी होगा एंड वाइस वर्सा। तो इसलिए समय खराब नहीं करेंगे बार बार उस पे करवा के, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली सिमिलर क्यों है। अगर किसी बच्चे को बात समझ में नहीं आ रही तो वो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख ले, जो चार्ज ऑर्थो पे आएगा वो पैरा पे भी आएगा एंड वाइस वर्सा, पैरा पे आया तो ऑर्थो पे भी आएगा, भले से वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ये बातें कर चुका हूँ जीओसी में मैं काफी, इसीलिए जीओसी पढ़ा तो मैंने कहा था कि मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये मैं काम में लूंगा आगे। चलो
तो एक बार मैंने पैरा पे अटैक करवाया, एक बार मैंने मेटा पे अटैक करवाया, है ना। ये लीजिए, ये हो गया पैरा पे अटैक, और ये दोनों सिग्मा कॉम्प्लेक्स मैंने बना लिए। अब जब इन सिग्मा कॉम्प्लेक्स को मैं देखता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों में से स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंशियल है। तो थोड़ा सा आप सोचिए एक बार कि भाई स्टेबिलिटी डिफरेंशियल क्यों है, कैसे है, और विद इन अ मिनट मैं आप लोगों में से किसी से आंसर लूंगा कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स 1 ज्यादा स्टेबल है या सिग्मा कॉम्प्लेक्स 2 ज्यादा स्टेबल है। हाँ भाई बोलो, एनी कोहोस्ट जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स 1 के फेवर में हो वो बोलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, ये सर आ रही है। हाँ तो इन दोनों सिग्मा कॉम्प्लेक्स में बात कर रहा था। आई थिंक ज्यादा कोर्स बनाने से शायद पता नहीं कुछ नेटवर्क कनेक्शन स्लो हो गया होगा या जो भी होगा। चलो तो अब मैं इसका रीजन दे देता हूँ। एक्चुअली क्या है, ये जो सिग्मा एक सबसे पहली बात तो एक बात मोटी बात ध्यान रखो, है ना, उस पर तो कोई बहस मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए कि इन नाइट्रोजन का प्लस एम नॉट एप्लीकेबल। इस पे तो आई थिंक 100% बच्चे एग्री करेंगे, क्योंकि ये बात तो 10-15 बार हो चुकी है। पाइरीडीन का लोन पेयर किसी काम में नहीं आता। नाम भी मैं लिख देता हूँ इस मॉलिक्यूल का, कोई बच्चा भूल गया हो तो ये लो, तो इसका प्लस एम तो नहीं लगेगा। अब मोटी बात क्या हो रही है, नोटिस करो कि इसका जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो वो ऐसा बनता है। और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंटी एरोमेटिक है सर। नहीं, एंटी एरोमेटिक नहीं है। एंटी एरोमेटिक कहाँ है, वो नॉन एरोमेटिक है। मैंने पढ़ाया तो था पहले भी कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स आर नॉन एरोमेटिक। फर्स्ट लेक्चर देखिएगा। मुख्य बात हुई इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में
नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया, और हमने ये पढ़ा हुआ था कि पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम इज अनस्टेबल। अनस्टेबल, वो नहीं बैठ पाएगा उस पर। अब नीचे वाले में क्या होगा कि जैसे ही भाई आप इसको कुछ कर, उसके रेस्पेक्ट में नीचे भी पॉजिटिव चार्ज है, बट वो कार्बन पे है, तो वो टिक जाएगा, और इसीलिए यहां से हो जाएगी अपने पास एरोमेटिसिटी वापस। ये लो, तो फाइनल रिजल्ट हुआ बच्चों कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे आएगा, क्योंकि उसके जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो रिलेटिवली स्टेबल है, और इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स के बारे में मैं क्लियर लिखता हूं कि दिस इज अनस्टेबल, और आप घर जाके इसको भली से करके देखिएगा कि जब पैरा से अनस्टेबल बनाए ना, तो ऑर्थो से भी अनस्टेबल बनेगा। इसीलिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट अब मैं यहाँ ड्रॉ आउट करता हूं कि जो अपना पाइरिडीन का मॉलिक्यूल होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑर्थो मेटा पैरा में से 3 बनेंगे, ऑर्थो पैरा कम बनेंगे और मेटा ज्यादा बनेगा। तो ये है बच्चों पूरा का पूरा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन में 1 दफा होगा कहीं भी, पायरोल थायोफिन में 2 दफा होगा अल्फा बीटा पे, पाइरिडीन में 3 दफा होगा ऑर्थो मेटा पैरा पे, जिसमें ऑर्थो पैरा पे ज्यादा और मेटा पे कम, सॉरी उल्टा बोल गया, मेटा पे ज्यादा ऑर्थो पैरा पे कम। रीजन आपके सामने है, इसी सिग्मा कॉम्प्लेक्स अपन ने बना लिया, तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है तो यहां से रिएक्शन ब्लॉक कर दी, और ये वाला रिलेटिवली स्टेबल था तो यहां से अपन ने नीचे वाले से प्रोडक्ट ले लिया। इसमें भी क्वेश्चन को बहुत टेक्नोलॉजिकली लेना है। क्वेश्चन अगर ये आता है कि कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं मोनोनाइट्रो, तो उसका आंसर मैंने ऊपर आप देखो बहुत क्लियरली लिख रखा है कि वो 3 है, बट मेजर कौन सा बनता है, तो वो फिर मेजर आपको मेटा से लेना है। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, तभी अपन जो सिली मिस्टेक्स है ना, कम से कम 25-30 नंबरों का फर्क पड़ जाता है। 25-30 नंबर का मतलब ये मान के चलिए सिलेक्शन यस और नो कर देती है आपकी सिली मिस्टेक्स आपका, तो वो चीज आपको बिल्कुल परफेक्टली लेके चलना ही पड़ेगा। अब इसमें अगर बेंजीन नहीं हो तो ये वाले ग्रुप्स होंगे अपने पास, तो इन ग्रुप्स में अभी अपन वही पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हैं कि अगर प्लस एम और हाइपर कॉन्जुगेशन वाले हों तो ऑर्थो पैरा पे लगा दीजिए, और वरना मेटा पे लगा लीजिए। अब ये जो बिखरी बिखरी थोड़ी सी केमिस्ट्री है ना, इसको अपन थोड़ा सा टोटलाइज करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं, फिर इसको टोटलाइज करेंगे, और वो है एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन। एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन रेट की टर्म्स हैं बेसिकली, कि अपन यूं बोलते हैं कि भाई अगर रेट हायर होती है तो उसको बोलते हैं एक्टिवेशन, और स्लोअर रेट होती है तो उसको अपन बोलते हैं डीएक्टिवेशन। इसकी परिभाषा तो कोई लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ना आईआईटी में पूछा जाएगा ना बोर्ड में पूछा जाएगा ऐसा कोई सवाल कि व्हाट इज एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन। समझ लो आप, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि 7-8 एग्जांपल मैं पहले दे चुका हूं। मैं एक एग्जांपल देके और बात को अभी मान लो अपने पास ये क्वेश्चन आता है कि इनमें रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर बताइए, तो आप कहेंगे कि सर रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर तो बड़ा क्लियर है, वो ये है। कैसे पता लगाया मैंने? एनी ऑफ द कोहोस्ट कैन हेल्प? कैसे आया ये आंसर रेट ऑफ रिएक्शन का? हेलो,
पहले वाले में प्लस एम है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही आ है रही सर। है सर। आ रही है सर। आ रही है सर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से चल रहा है ना? यस। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले वाले में ज्यादा है, दूसरे वाले में कम है, तीसरे वाले में तो माइनस एम लगेगा, तो वो और भी ज्यादा है। तो एक्चुअली बेंजीन के रेस्पेक्ट में ये टर्म अपन यूज करते हैं। बेंजीन के रेस्पेक्ट में अपन एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन को फॉर्मुलेट करते हैं। ये पॉइंट समझाना चाहता हूँ कि बेंजीन के रेस्पेक्ट में जो भाई मैंने कहा हायर रेट, फिर मैंने कहा लोअर रेट, तो हायर और लोअर किसके रेस्पेक्ट में हो रही है? बेंजीन के रेस्पेक्ट में। तो अपन कहेंगे कि भाई एनिलीन एक एक्टिवेटेड रिंग है, एक्टिवेटेड रिंग बोलते हैं। आईआईटी में कई बार क्वेश्चन आया, उसमें वो लिख के देते हैं एक्टिवेटेड सिस्टम, एक ही बात है, रिंग सिस्टम। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। अब ज्यादा मतलब हमेशा रेफरेंस किसका होगा? जीरो वैल्यू किसको मानेंगे? बेंजीन को। तो जो भी बेंजीन के रेस्पेक्ट में फास्ट रिएक्शन करें वो एक्टिवेटेड, और जो बेंजीन के रेस्पेक्ट में स्लो रिएक्शन करें वो डीएक्टिवेटेड। तो मैं इसको लिख देता हूं, आप चाहो तो बाद में कॉपी कर लेना कि विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन rings that react faster are activated, slower are deactivated। इतनी सी कहानी है। चलिए, तो अब इस पूरे टॉपिक को टोटलाइज करता हूं कि आईआईटी में क्वेश्चंस कैसे आएंगे और आपने ऑपरेट कैसे करना है, आपने करना क्या है। तो जैसे मान लो अपन ने जो अभी तक पढ़ा, मैं उसको अगर शॉर्ट समराइज करूं तो वैसे ग्रुप्स तो बहुत सारे हैं, बट 99% जो ग्रुप्स है ना वो मैं यहाँ पे काम में ले रहा हूँ। अब मान लो फिर भी 1% कोई बच जाए तो आप अकल लगा लेना, वो इसी के अंदर कहीं ना कहीं आ जाएगा। थोड़ी जगह कम है तो मैं फाइनलाइज कर रहा हूँ इसको। लीजिए, ये जो पूरी की पूरी सीरीज है ना बच्चों, ये मान के चलो बस कि ये एरोमेटिक केमिस्ट्री है, और यहाँ से 2 सवाल तो मिनिमम है आईआईटी के पेपर में। मिनिमम कैसे मतलब, एक तो डायरेक्ट आएगा और एक इनडायरेक्ट आएगा, और मैक्सिमम आप ये मानो कई बार 3 सवाल भी, 4 सवाल भी एक पेपर में तो एक बार देखे गए सिर्फ एरोमेटिक से। तो अपन ये मान सकते हैं कि अगर 10 क्वेश्चन के रेशियो में बता रहा हूं मैं,
तो 10 में से 4 सवाल कई बार इसी में से आ जाते हैं, वरना 2 तो आने ही आने हैं। मतलब इसकी समझ होनी चाहिए। अब इसको मैं आज भी समझाऊंगा सीरीज को, और कल भी समझाऊंगा। ये लेक्चर सीक्वल में चलेगा, ये ध्यान रखना आप। तो ये क्या सीरीज है, ये आपको कुछ जाननी पहचानी लग रही होगी। मैं इसको एरोमेटिक केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में देता हूं कि ये यहां से लेके यहां तक जो आपके ग्रुप बन गए ना अपने पास, ये एक्टिवेटिंग है। और ये वाले डीएक्टिवेटिंग है। अभी भी पढ़ा के आ रहा हूँ कि भैया हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में होते हैं, तो इसलिए हाइड्रोजन ना तो एक्टिवेटिंग में आएगा ना डीएक्टिवेटिंग में, जो भी होगा वो इसी के रेस्पेक्ट में होगा। अब ये क्यों है, तो अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सर ये एक्टिवेटिंग क्यों है, तो आप खुद देख सकते हैं कि भाई या तो ये ग्रुप्स प्लस एम है, या प्लस आई है, या सॉरी पहले तो हाइपर कॉन्जुगेशन है, या प्लस आई है। इसीलिए इनका नेचर एक्टिवेटिंग होगा। और इधर वाले ऐसा डीएक्टिवेटिंग क्यों है, तो भाई या तो ये माइनस एम है या माइनस आई है, इसीलिए ये डीएक्टिवेटिंग है। बड़ी सिंपल सी बात है। हेलोजेंस का केस इसमें बड़ा एक्सेप्शनल होता है, उसके लिए माइनस आई बड़ा होता था, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, इसलिए वो डीएक्टिवेटिंग होगा। तो एक तो ये मान के चलना है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेन पॉइंट आता है ना। मीटिंग कनेक्शन ऑन है ना भैया अपना? यस सर। Yes. अब जो बात है वो बहुत ध्यान से सुनना कि यहां से यहां तक के जो ग्रुप हैं, ये ओपी है, और ये जो ग्रुप्स हैं वो मेटा है। दैट मीन्स इस पूरी केमिस्ट्री में 3 प्रकार के ग्रुप हो गए अपने पास, या सॉरी 3 प्रकार के ग्रुप क्या हो गए, ग्रुप्स को अपन ने 3 प्रकार में डिवाइड कर लिया। और वो मैं इसी पेज पे लिख देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, पीडीएफ में सेंड करूंगा, बट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और एक तरह से यूं मान के चलो, आप जहां भी पढ़ते हो ना उस टेबल पे उसका प्रिंट निकलवा के रख लो। ये सीरीज आपके 2 क्वेश्चन सही करवाएगी आईआईटी के एग्जाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। मतलब क्या, पहला पॉइंट मैं इसको लिख रहा हूं पर्पल कलर के पेन से, पहले तरह के ग्रुप्स जो एक्टिवेटिंग है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। दूसरे तरह के ग्रुप्स जो डीएक्टिवेटिंग है और मेटा डायरेक्टिंग है। और तीसरे तरह के ग्रुप्स जो डीएक्टिवेटिंग है बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है, 1 मिनट आप इसको एक बार देख लो। अगर कोई कॉपी कर रहा हो तो वो कॉपी बाद में कर लेना, है ना। आज के लेक्चर में मैंने कहा भी नहीं कि भाई आपको साथ साथ कॉपी करना है, और मैंने स्पीड भी थोड़ा ज्यादा मेंटेन की है। बट अगर कोई कॉपी कर भी रहा है तो वो 2 मिनट 1 मिनट का पॉज ले ले, इसको ध्यान से देखे कि इस पे क्या लिखा हुआ है, और फिर मैं अभी विद इन अ मिनट इसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा, है ना। थोड़ी सी आपकी समझ और मैच्योरिटी चाहिए, इसलिए एक बार इसको एक बार दोबारा से देख लो, ताकि इसके बाद मैं जो कहूँ वो आपको समझ में आए।
अब यहाँ इस टेबल को देख के आपको ऐसा लगता होगा कि सर ये बहुत बड़ी टेबल बन गई, इसको हमें क्या याद करना है एंड ऑल दैट। कुछ भी नहीं है, इसका ब्रह्मास्त्र मैं आपको दे देता हूँ, और बहुत सिंपल सा ब्रह्मास्त्र है। आपको बहुत रिदमिक चलना है। आप खुद सोचो, OH एनी कोहोस्ट कैन आंसर। मीटिंग में है सब? यस Yes. सर। OH कैसा ग्रुप है, प्लस एम या माइनस एम? Yes. प्लस एम है तो इलेक्ट्रॉन पंप करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये एक्टिवेटिंग हुआ है। यस सर। और प्लस एम वाले आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजते हैं? और तो पर बस, तो ये ध्यान में रख के चलो, कोई भी प्लस एम ग्रुप हो वो एक्टिवेटिंग होगा और ओपी होगा, बात खत्म। ये पहला ब्रह्मास्त्र, बिल्कुल क्लियर कि भाई प्लस एम है तो एक्टिवेटिंग होगा और तो पैरा ही होगा, क्योंकि इतनी बड़ी सीरीज को आपको सर पे बोझ की तरह लेना कि मैं इसको याद कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे याद करना है, सवाल गलत हो जाएंगे जेई के अंदर। बिल्कुल इजी, चलो कि कोई प्लस एम ग्रुप दिख गया, सोचना ही नहीं है। प्लस एम को छोड़ो, मैं तो हाइपर तक की गारंटी ले रहा हूँ। कहाँ लिखा वो, ये रहा, प्लस एम हो या हाइपर हो, सिंपल। इसी तरीके से अगर कोई माइनस एम ग्रुप मिल जाए या माइनस आई मिल जाए, NO2 वगैरह, तो आप जानते हो कि भाई माइनस एम इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण ये हो जाएगा डीएक्टिव, और ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। ये लो, तो फिर ये तीन तरह की सीरीज थोड़ी बच्चों को कंफ्यूजिंग या बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग कई बार क्यों लगती है, वो इस एक्सेप्शन के कारण लगती है। इसको अलग से याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। ये जो ग्रुप है ना, ये पंगा कर रहा है बस। और ये ही है ये तीसरा वाला, जो है तो डीएक्टिवेटिंग मगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। उसका कारण भी आप जानते हो, क्योंकि इनके लिए क्या होता है, माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस आई होता है ना, हेलोजेंस के लिए वो एक्सेप्शन होता है। तो इस मेरी बात को समझो, मतलब कि इस इतनी सी स्ट्रिप के लिए इस पूरे को बोझ की तरह मत लो, ये बहुत इजी है। और जो मैंने ब्रह्मास्त्र दिया उससे चल रहा है। आप इसमें देखो कि जितने भी लेफ्ट वाले ग्रुप हैं, कितने सारे ग्रुप हैं ये लेफ्ट वाले, ये बड़े सिंपल एक्टिवेटिंग है और ओपी है। से यस और नो? यस सर। और वो लॉजिकल भी है भाई, आप ये ध्यान रखो, एक्टिवेटिंग होंगे और ओपी होंगे, इसलिए मैंने टिक लगा दिया, लॉजिकल है। अब आप राइट वाले देखो, बिल्कुल डीएक्टिवेटिंग है और मेटा है, वो भी लॉजिकल है। लॉजिक क्या है ये मैंने आपको बताया भाई, सिंपल सी बात है, डीएक्टिवेटिंग होंगे तो मेटा होंगे ही सही, क्योंकि माइनस एम की वजह से होंगे। तो जो भी आपको ध्यान रखना है ना, बस वो इन 4-5 ग्रुप का रखना है। यही 4-5 ग्रुप आपको घुमाएंगे और आपकी केमिस्ट्री को जिसको कहते हैं ना कि मतलब टफ कर देंगे कि हाँ यार इसमें ऐसा हो जाता है। कुछ ही नहीं है, बहुत इजी है, और वो इजीनेस मैंने आपसे शेयर कर ली। तो कहने को 3 तरह के ग्रुप हैं, बट समझदारी से लेके चलोगे तो 2 ही हैं, तीसरा तो एक तरह से एक्सेप्शन है। वो आप समझ पढ़ लोगे ना कि अच्छा हाँ यार इसको ऐसे ऐसे पढ़ना है केमिस्ट्री को, तो वो आपके लिए टेंशन की बात नहीं रहेगी। तो कभी भी सवाल आए, अपने को ये देखना है कि भाई एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग, ऑर्थो, मेटा, पैरा, और उसी हिसाब से सवाल करने हैं। अब इसमें पहले क्या देखते हैं सवाल करते वक्त, एक्टिवेशन, डीएक्टिवेशन देखते हैं या ऑर्थो, मेटा, पैरा देखते हैं? तो उसका जवाब तो आई थिंक बड़ा क्लियर है
कि मैं इसको अब आज के लेक्चर में ही शायद तीसरी बार लिख रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेंस रिंग, या सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। तो बड़ी क्लियर सी बात है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करेगी, मतलब एक्टिवेशन पे डिपेंड करेगी। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट गोल्डन वर्ड्स लिखता हूं कि इन ArSE2 electrophilic attack is decided by activated ring, then go for ऑर्थो मेटापेरा। आपके ऑर्थो मेटापेरा के जो भी कंस्ट्रेंट है ना, उस पर बाद में ध्यान दीजिएगा। पहले तो ये डिसाइड कर लो कि भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है एक्टिवेशन के हिसाब से, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, वो क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, एक बार मैं उन्हें आपके लिए शेयर कर देता हूं। एक मिनट का मैं पॉज ले रहा हूं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आप हेलो, हाँ सॉरी, आप लोग म्यूटेड थे। कितने क्वेश्चन दे दिए? 3 दे दिए, चौथा और ले लो। चलो
हाँ भाई, जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और दे आर मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस, ठीक है, तो क्योंकि मुझे आज का लेक्चर किसी और दिशा में मोड़ना है, तो मैंने करीब 5 ही एग्जाम्पल दिए हैं, बट ऑलमोस्ट ही कुछ 50 एग्जाम्पल्स हैं, वो मैं कल के टर्न पे ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, ऑल दो 50 एग्जाम्पल्स। तो जब इस तरह का कभी भी कोई क्वेश्चन आता है ना, तो अपने को एक चीज क्लियर रहती है कि अपने को उसको करना कैसे है, अपने को उसको ऑपरेट कैसे करना है, वो शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो आप इसको एक बार पढ़ लो, ताकि फिर अपन आगे बात बढ़ेंगे कि भाई ये क्वेश्चंस क्या हैं और कैसे करवाने हैं। चलिए, तो देखो, इस पूरी सीरीज के अंदर 2 चीजें हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं, क्योंकि ऊपर जो मैंने पैरेललोग्राम बनाया है, दैट इज एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन, और नीचे जो ये एलिप्स बना है दैट इज ऑर्थो मेटा पैरा। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर ऊपर वाला देखें नीचे वाला देखें, इसको कैसे वर्क करना है इस पूरी सीरीज में। तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको, एक तो सीरीज याद करने का ब्रह्मास्त्र दे ही दिया कि ये सीरीज आपके सर पे बोझ नहीं है, बहुत इजी है कि भाई प्लस एम वाले होंगे तो एक्टिवेटिंग ओपी होंगे, माइनस एम वाले होंगे तो डीएक्टिवेटिंग और मेटा होंगे, और लॉजिक भी बता दिया। अब काम की बात, पहले क्या देखते हैं, एक्टिवेशन या ओएमपी? क्या सीखा आप लोगों ने अभी तक? एक्टिवेशन। एक्टिवेशन। अब मुझे एक बात बताओ, अपने पास 2 रिंग्स हैं, लेट्स से इनका नाम भी दे दो आप चाहो तो, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो। पहले क्वेश्चन में किस पे एक्टिवेशन ज्यादा है? ए। क्योंकि उसमें प्लस एम लगेगा, और प्लस एम लगेगा तो अपन कह सकते हैं कि इसमें एक्टिवेशन ज्यादा ही होगा। बल्कि बी वाले में तो उल्टा माइनस एम लग रहा है, तो ये रिंग तो खाली हो गई है ना। मैं लिख भी देता हूं ताकि अगर कोई बच्चे को बात समझ में कम आती है। इलेक्ट्रॉन रेयर का मतलब होता है, रेयर का मतलब समझते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? न्यूनतम होता है ना, मतलब कम, कमी। सो इट इज लाइक दैट। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेयर होगी, कम होगी, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक्टिवेटेड है, ए वाली है ना, ए फॉर एक्टिवेटेड, ये भी मान सकते हैं। तो अब अपन समझ जाएंगे कि भाई इसमें आएगा। अब आप खुद देखिए कि इस रिंग के लिए ये पूरा का पूरा एक ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, ये पूरा। अब इस रिंग में डिसाइड करना है ऑर्थो मेटा पैरा। तो अब बताओ, ये जो बड़ा सा ग्रुप है, ये ऑर्थो डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है या पैरा? पैरा। ऑर्थो पैरा है। ऑर्थो पैरा। ऑर्थो और पैरा पे आएगा। उसमें भी आप देख रहे होंगे ऑर्थो पे हिंड्रेंस ज्यादा है या नहीं है? यस सर। यस। तो मेजर प्रोडक्ट आप बनाएंगे पैरा से। और मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, तो मैं कहाँ बनाऊं मेजर प्रोडक्ट? लास्ट में बना देता हूँ, है ना। आंसर 1। ये लग जाएगा इसमें, है ना। इलेक्ट्रोफाइल क्या लिया था हमने? अच्छा, ब्रोमीन लिया था क्या? सॉरी, ब्रोमीन में इलेक्ट्रोफाइल होता है Br+, ये तो आपको याद ही होगा। ये लग जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 अब मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद बात आप लोगों को अच्छे समझ में आ रही है, या कुछ बच्चों को आ रही है, या काफी सारे बच्चों को आ रही है, जो भी स्टेटस है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। 2 रिंग्स हैं, दोनों में से ये एक्टिवेटेड है, उसकी काम की नहीं है। तो इस रिंग में अगेन
ये पूरा एक ग्रुप की तरह काम करेगा और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। तो ऑर्थो पैरा में से पैरा पोजीशन पे आप यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लगा लेना। आप कहो तो मैं लगाता हूँ, आंसर 2 लिख देता हूँ आपके लिए। NO2 था ना, ये लगा दिया मैंने आपके लिए। ये सारे क्वेश्चंस जेई में आ चुके हैं, ऑल ऑफ देम हैव बीन इन जेई। और ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है, फिर ऑफलाइन मिलेंगे तब बताऊंगा। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में अपन यहाँ नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं, ये +m करके यहाँ इसको एक्टिवेट कर देगा। ये -m ग्रुप है, तो ये रिंग एक्टिवेटेड है, ये रिंग डीएक्टिवेटेड है। तो मेरे हिसाब से नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ पंप करेंगे तो यहाँ ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो उसमें भी ऑर्थो पे मिथाइल का हिंड्रेंस आएगा, मेटा पे आ नहीं सकता, तो इसलिए पैरा पे आप यहाँ प्रोडक्ट बना लीजिएगा। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनाना है, यहाँ जगह है, मैं यही बना देता हूँ। ये प्रोडक्ट अगेन अपने पास 2 रिंग है। अच्छा, ऐसा नहीं है 2 ही रिंग होगी। हेलो, मीटिंग चालू है? यस यस सर। हाँ, ऐसा नहीं है 2 ही रिंग होगी। जैसे आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें कई बार 3 या 4 रिंग भी आ जाती है, तो भी आपको घबराना नहीं है। जो रूल मैंने आपको दे दिया, जो ब्रह्मास्त्र यहाँ पे दे दिया, इसी ब्रह्मास्त्र के साथ चलना है कि पहले एक्टिवेटेड रिंग छांट लो। मान लो 3 रिंग आ जाती है, 4 रिंग आ जाती है, जैसे इस साल 3 रिंग का क्वेश्चन आया था, तो 3 रिंग में से जो ज्यादा एक्टिवेटेड है वो छांट लो, उसके बाद क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। तो ये थंब रूल है जिसको फॉलो करना है। अब इस क्वेश्चन को चलते हैं। इस रिंग में -m लग रहा है तो ये डीएक्टिवेट हो गई, ये +m लग रहा है तो ये एक्टिवेट हो गई, तो हमें इसी पे जो है वो फोकस करना है। अब इस पे फोकस करना है तो आई थिंक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है कि इधर n का +m लग रहा है, इधर O का +m लग रहा है, किसका एक्टिवेशन ज्यादा होता है? व्हाट डू यू थिंक? N तो n के +m के हिसाब से मैं रेड कलर के पेन से लिख रहा हूँ, एक ये पोजीशन ठीक लग रही है और एक ये पोजीशन ठीक लग रही है। इन दोनों ऑर्थो पैरा पोजीशंस को आप बना लीजिएगा। उसमें भी ज्यादा कौन सा बनेगा, तो अपन जानते हैं पैरा इज ग्रेटर देन ऑर्थो। जगह नहीं है, इसलिए एक बार इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लगाना, कुल मिला के एक बार यहाँ लगाना, इतना सही काम करना है बस आपको। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो कल के लेक्चर में मेरे से पहली क्लास में पूछ लेना कि सर इसके प्रोडक्ट नहीं बन पाए हमारे से, मैं बना के दिखा दूंगा। लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि कुछ बच्चे n का +m ज्यादा मान के और ये सोचते हैं कि इधर n का +m लगेगा, तो वो सोचते हैं कि अच्छा हम लेफ्ट वाली रिंग के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा देंगे। क्या लगता है, सही है गलत? साइक्लोहेक्सेन है वो सर, बेंजीन बेंजीन में- साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन का ही नहीं। हाँ, तो इतनी सी तो आपको भी अकल रखनी चाहिए कि जब एरोमेटिक सिस्टम ही नहीं है तो n का +m वहाँ किसी काम का नहीं है, तो जितना भी लगेगा वो इस वाली रिंग में लगेगा। तो इस वाले रिंग में इसके हिसाब से ऑर्थो मेटा पैरा, अपन पैरा पे करवा लेते हैं इसको। क्लियर हो गई बात? पैरा इज ग्रेटर देन ऑर्थो। 2 प्रोडक्ट बना लेना, एक पैरा वाला और एक ऑर्थो वाला। तो ये इनिशियल चीजें हैं बच्चों जो आपको ध्यान में रखनी है कि कहाँ करना है, कैसे करना है, कितना करना है ना। तो दिस इज इन मेजर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके अंदर कुछ बड़ी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें बाकी हैं, उस पर मैं आता हूँ। कुछ क्वेश्चन रह गए क्या? हाँ, नहीं रहे ना, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बाकी है, मैं उस पर आता हूँ। बट यहाँ तक अगर पहले किसी को डाउट हो तो वो एक बार हाथ खड़ा कर ले, सो दैट वी कैन कैरी फॉरवर्ड। फटाफट पूछ लो कोई किसी को डाउट हो तो। क्वेश्चन 1 में O के लोन पेयर का कॉन्जुगेशन, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछ लो बच्चे जो भी आपको बात पूछनी है। अनम्यूट किया है मैंने। सर जो आपने सीरीज दी थी उसमें रेडिकल्स में जो टर्शरी वाला था वो नीचे क्यों आया? वो +m का सीरीज था, तो फिर मतलब जब +i का सीरीज दिया था उसमें तो टर्शरी वाला आगे आया था, तो फिर वो उसमें समझ नहीं आया।
समझ इसलिए नहीं आया कि आप रेडिकल वालों को यहाँ पे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो, उसका कोई मतलब ही नहीं है उससे। ये अलग है, वो अलग है। सर एक बार आंसर्स का स्लाइड दिखा दीजिए। भाई सर वो लेकिन रेट के अकॉर्डिंग था ना सीरीज। अरे तुम भी जबरदस्ती। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है मेरे लेक्चर 1 या 2 में। इन दोनों में से मैंने बताया था कि इसमें हाइपर लगेंगे 3 और इसमें 0। यस हालांकि सर, यस इसमें सर। प्लस ही ज्यादा लगेगा, फिर भी इसमें हाइपर लगेंगे, इसीलिए ये रेट का ऑर्डर था। तो कौन ज्यादा Yes, sir. एक्टिवेटिंग हुआ, मिथाइल या फिर टर्शियरी ब्यूटाइल? मिथाइल याद आ गया सर। हाँ, तो ये पढ़ा चुका हूँ मैं, है ना। हालांकि तुझे डांटने का मन कर रहा था बहुत भयानक, आज वैसे ही मेरा थोड़ा सा। सॉरी सर। चलो, अरे नहीं नहीं यार, ठीक है, जिंदगी है, पता नहीं क्या क्या रंग दिखाएगी। सर एक बार आंसर्स का स्लाइड दिखा दीजिए। 1 मिनट रुको, अब मैं मेन पॉइंट पे आना चाहता हूँ। किसी को डाउट पूछना तो पूछ लो, फटाफट आगे लेके चल रहा हूँ वरना। चलो, तो अपन पॉइंट्स पे आ रहे थे, इसको मिटा लो पहले। तो कहाँ गया ये रहा। पीछे का तो कुछ मैटर नहीं है इससे, ठीक है। एक मिनट, वो बच्चा क्या पूछ रहा था, क्या देखना है उसको पीछे, क्या बोल रहे थे? आपको कुछ पूछना है क्या या कुछ देखना है बस? हाँ शुभम बोलो। सर अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछेगा तो सर स्टेरिक हिंड्रेंस वाला प्रोडक्ट का काउंट करेंगे सर? हाँ जी हाँ, सर। 100% काउंट करना पूछना है, तो कुछ सोचना ही नहीं। वो तो मैंने आपको बताया ना, 2011 का एग्जाम्पल था IIT का। आज करीब 12 बच्चों से पूछा मैंने, 12 के 12 बच्चों ने उसका आंसर 2 दिया, ऑर्थोपैरा, जबकि उसका आंसर 3 है, क्योंकि वो मेजर प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा ना। सर मुझे आंसर्स का स्लाइड देखना था सर, ये बता रहा था। आंसर्स में कोई डाउट है तो पूछो, स्लाइड तो मैं भी भेज दूंगा आपको, वो कोई इशू नहीं है। नो सर, डाउट नहीं सर, सारे क्लियर है। थैंक यू सर। ओके, हाँ पूछो। सर आपने जो वो वाला चार्ट में जो एक एक्सेप्शन है ना, डीएक्टिवेटर और वो वाला, तो उसमें क्या रीजन इनका प्लस एम इफेक्ट है? क्वेश्चन दोबारा पूछो, मुझे समझ में नहीं आया। सर जो आपने ब्रह्मास्त्र का एक चार्ट दिया, उसमें जो डीएक्टिवेटर्स है और वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस में होते हैं, तो उनका रीजन मतलब वो ठीक है, ठीक। आप इनकी बात कर रहे हो जो मैंने एलिप्स में लिए हैं, वर्टिकल एलिप्स में लिए हैं? यस सर। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये पूछना चाहते हो ना? यस सर। ये आप थोड़ा सा सोचो, ऐसा क्यों कर सकते हैं ये, है ना। एनी कोहोस्ट कैन क्योंकि आल्सो। सर प्लस एम लगा रहे हैं, मतलब उनका प्लस एम भी होता है तो पॉजिटिव चार्ज। हाँ, एक्चुअली क्या है, इसका रीजन है -i ग्रेटर देन +m। आप यूं सोचो, इनका -i डोमिनेटिंग होता है या नहीं होता? होता है सर। तो -i इलेक्ट्रॉन कम करेगा रिंग में या ज्यादा? कम करेगा। उससे रेट ऑफ रिएक्शन घटेगी। तो वो क्या हुआ? डीएक्टिवेटर। सर ये और समझ आया, मतलब मैंने क्या लिखा है ऊपर? डीएक्टिवेटर पे लिखा है ना। यस सर। अब अपन दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। बट +m होता है। हाँ सर। अब +m से ये मैंने इसीलिए बना के दिखाया आपको, ये देखो आप, ये +m के रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ इकट्ठा हो रही है? ऑर्थो और पैरा पे। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा भी आएगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। चलो, अब अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं, है ना। आई थिंक टाइम हो गया है, हैं? कितना टाइम हो गया है? 11:40 हो रहे हैं, है ना। चलो मैं 5 मिनट ही खींचूंगा, मगर थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनना। ये बड़ी अच्छी बात है कि जो भी बच्चे हैं वो बड़े कंसिस्टेंट हैं। आज की मीटिंग में भले से बच्चे 228 ही थे, शुरुआत में भी इतने ही थे, अभी भी इतने ही, बट दे आर कंसिस्टेंट।
ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो, है ना। 10 मिनट और लूंगा मैं आपके। लेट्स बिगिन विद पॉइंट 1। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि आप ये मान के चलो 3-3 या 4-4 बार ये दोनों पॉइंट जेई के अंदर आ चुके हैं, मेंस और एडवांस, है ना। ACY मतलब एसाइलेशन, AL के मतलब एल्काइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एंड एसाइलेशन आर blocked when -M group present on benzene। मतलब अगर बेंजीन के अंदर कोई -M ग्रुप होगा तो फ्रीडल क्राफ्ट के एसाइलेशन और एल्काइलेशन नहीं होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। IIT में क्वेश्चन एक बार इनडायरेक्टली कैसा आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। उन्होंने इसकी रिएक्शन दे दी CH3Cl/AlCl3 के साथ। अब बच्चों ने तो बहुत इसको इजीली कर लिया, क्योंकि अपन जानते हैं कि Cl- इसको लेके जाएगा तो इन दोनों से एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा वहां पे CH3+। अब ये बताओ ये ग्रुप कैसा है, ऑर्थो, मेटा या पैरा? फटाफट बताओ आंसर। मेटा। तो कुछ बच्चों ने मेटा पे लगा लिया इलेक्ट्रोफाइल और उन्हें लगा कि हाँ आंसर आ रहा है, बट आपको नहीं लगाना, क्योंकि मैं बोल चुका हूं द रिएक्शन इज बीइंग ब्लॉक्ड अवे। तो नो रिएक्शन आपको यहाँ पे टिक करना था, कुछ ही नहीं होगा। अब मैंने इसको पॉइंट्स के रूप में क्यों लिया अलग से, क्योंकि आप नोटिस करो यही एग्जांपल मैंने आपको थोड़े टाइम पहले 10 मिनट 20 मिनट पहले पढ़ाया था। कहाँ गया? ये देखो, इस वाले एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मतलब नॉलेज सब जगह है ना, बट जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसको सीखो कि उससे नंबर कैसे आएंगे तुम्हारे IIT में। यहाँ तो रिएक्शन करवा दी ना मैंने या नहीं करवाई? करवा दी सर। और फिर यहाँ पे नहीं करवाई, और इसी बात पे बच्चे उलझते हैं। मतलब ये मानो 99% बच्चे यहीं पे नंबर छोड़ के आते हैं, नेगेटिव मार्किंग लेके आते हैं यहाँ से। तो आपको ये समझना है कि हमारे सर ने क्या बताया है। मैंने आपको ये कहा सारी रिएक्शनें बंद नहीं होंगी। ये पॉइंट सिर्फ किसके लिए है, आपको ये बात पकड़नी चाहिए, पकड़नी पड़ेगी। किसके लिए है? फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट नहीं होगी। मतलब कोई दूसरी रिएक्शन मान लो मैं करवाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से HNO3H2SO4, लेट्स से ब्रोमीन इन Fe। तो करवाओगे या नहीं करवाओगे? जल्दी बताओ। करवाएंगे। प्रोडक्ट कहाँ बनाओगे? प्रोडक्ट कहाँ बनाओगे? मेटा। तो ये क्वेश्चन अभी पिछले साल IIT में था, 2017 या 18 में उन्होंने ये पूछा। बहुत बार आया है, मतलब जो जो मुझे याद आते जा रहे हैं वो बता रहा हूँ कि इसकी रिएक्शन उन्होंने दे दी CH3Cl/AlCl3 के साथ। अब बच्चे बड़े खुश, ठीक है। एक बार किसी बच्चे से पूछते हैं, किसको पकड़ा जाए? वरदान को पकड़ते हैं। वरदान से बात किए बहुत समय हो गया। हाँ वरदान। यस सर। NO2 कैसा होता है? ऑर्थो, मेटा -M। या पैरा? मेटा। अच्छा, इस मिक्सचर में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा? CH3Cl और AlCl। CH3+। तो उसको मेटा पे मेजर प्रोडक्ट बनाऊं या पैरा पे? सर ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, ये नहीं बनेगा क्या इसमें? नहीं सर, ये फ्रीडल का एल्काइलेशन है, वो ब्लॉक हो जाएगी -M से। बस इसी बात के नंबर हैं IIT में, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैंने तो सही बना दिया मेटा पे लगा के। सही नहीं बनाया आपने, जो रूल था ना उसको तोड़ दिया। तो मैं इसको पॉइंट या रूल कह देता हूं कि इट इज रूल 1। ये आपको ध्यान रखना।
और ऐसा नहीं सारी रिएक्शन ब्लॉक हो जाएंगी, क्योंकि जैसे मान लो कल को इसकी रिएक्शन करवा रहे हो HNO3 और H2SO4 के साथ, तो आप करवाओ, कोई मना नहीं कर रहा। आपको ऊपर वाला नहीं होगा, ये समझना पड़ेगा। फ्रीडल क्राफ्ट की दोनों ही नहीं होगी, एसाइलेशन और एसाइलेशन उन्होंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, एल्काइलेशन एसाइलेशन। रूल 2 पे आता हूँ और फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। कल की क्लास में कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको भिजवा दूंगा, तो देख लूंगा, या तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आपको PDF, या फिर कोई जूम पे सिस्टम होगा वो कर दूंगा, है ना। चलो रूल 2 पे आता हूँ। रूल 2 जो है वो स्पेसिफिक है एनिलीन के लिए। एनिलीन डज नॉट गिव्स फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। मतलब इसको आप +M वालों के साथ ना जोड़ें, ये सिर्फ एनिलीन के लिए स्पेसिफिक रिएक्शन है। क्या समस्या आती है बताता हूँ। मान लो इसकी रिएक्शन आपने करवाई CH3Cl/AlCl3 के साथ, तो आप तो ये सोच रहे हो कि AlCl3 का खाली ऑर्बिटल Cl लेके जाएगा, बट ऐसा कुछ होता ही नहीं है। नाइट्रोजन का लोन पेयर ज्यादा बेसिक है, वो यहाँ पे आके इसके साथ नाइट्रोजन के लोन पेयर देके ये लोन पेयर देगा और ये लोन पेयर लेगा, ऐसा एक एडक्ट बना लेता है। एडक्ट का मतलब होता है दोनों जुड़ गए, है ना, ऐड हो गए मतलब, तो ये होता है इसमें। तो अल्टीमेटली जो हमारी रिएक्शन है जो हमें चाहिए थी वो नहीं हुई, ये समझाना चाहता हूँ। हमें चाहिए थी मतलब फ्रीडल क्राफ्ट, अपन सोचते ना ऑर्थो मेटा पैरा पे लगा लेंगे, वो नहीं हो पाती है इसका, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू में रहते हैं। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दो और हैं वो मैं आज नहीं कल डिस्कस करूंगा। आज का लेक्चर पूरा अच्छे से पढ़ के आइएगा और अपन कल एरोमेटिक केमिस्ट्री को आई थिंक वाइंड अप कर लेंगे, क्योंकि कल 2 या 3 पॉइंट ही बताने हैं, कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं, तो ये एरोमेटिक केमिस्ट्री कल वाइंड अप हो जाएगी आपकी, है ना। और परसों के लेक्चर में अपन इसका डिस्कशन भी चाहें तो शुरू कर सकते हैं, या जो मैंने कुछ कहा था क्या परसों क्या करना है अपने को, आज के शुरुआती लेक्चर में मुझे ध्यान नहीं था, कुछ कहा था क्या? सर अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो ये है ना। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, है ना। इसको आज के लेक्चर को अच्छे से पढ़ लेना, कल एरोमेटिक वाइंड अप कर दूंगा और परसों इसका डिस्कशन अपन कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीक से विल बी स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर। हाँ ठीक है, किसी को डाउट पूछना हो तो आप बोल सकता है, और बाकी बच्चे अब लेफ्ट कर सकते हैं। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक्स। जिसको डाउट पूछना है वो हैंड रेज कर ले। सर PDF शेयर कर दीजिए सर। और हाँ PDF शेयर करना तो भूल ही गया। हाँ बस यही कहना था। चेक करो। PDF आ गई होगी आपके पास। आ गई सर। कुछ और बच्चों को अनम्यूट करता जा रहा हूं मैं, आप अपने सवाल पूछते जाएं। सर एक तो साइक्लोहेक्सेन हमारा डिस्कस करने को बोला था आपने। साइक्लोहेक्सेन, अरे वो शायद जो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे था वो। यस सर। सैटरडे फाइनल कर लेते हैं उसके लिए, दिस सैटरडे, है ना। कल भी नहीं करेंगे, कल तो एरोमेटिक में समय लगाएंगे अपन, दिस सैटरडे, है ना। मेक इट शॉर्ट, वी आर डूइंग दिस सैटरडे, ठीक है। हाँ शुभम बोलो फटाफट। पिछले वीक मतलब स्टीरियो का APS डिस्कस करना था बोले थे। नहीं नहीं,
अपन का ALP या जो DPPs बच गई वो मैंने कहा था कि एक बार OR and 2 हो जाने दो, फिर पुराना सारा जो ALP और DPPs है वो एक साथ ले लेंगे। सर आपने एक जो क्वेश्चन करवाया था पिछली क्लास में, जिसके अंदर 3 फिनाइल ग्रुप थे और एक क्लोराइड ग्रुप था, और उसमें हम AlCl3 की रिएक्शन ही करवा रहे थे। 3 फिनाइल थे जी सर, एक कार्बन से अटैच, और उसमें एक फिनाइल और AlCl3 डाल रखा था। अरे सुन वो तो मुझे याद आ गया। एक वो वाला क्वेश्चन था ना जेई मेंस का, जिसमें मतलब कंसंट्रेटेड SO4 था, तो वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछ रहा था शायद प्रोडक्ट का। जी सर, वो एडवांस का। वो एडवांस का नहीं, मेंस का क्वेश्चन था शायद, ये किसका था? एडवांस। मैंने कहा था कि एक दो लेक्चर रुक जाओ, है ना? जी सर। कल मेरे को याद दिला देना, कल अपन उसको ऑपरेट करते हैं। ओके सर। है ना? कल मेरे को उसको ऑपरेट करवाना है, क्योंकि उसका क्या है, मैंने देखा बच्चों ने सोल्यूशन भेजा, कुछ बच्चों ने क्या किया, किसी दूसरे टीचर से पूछ के सोल्यूशन भेज दिया। वो गलत है एक्चुअली। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, किसी टीचर के बारे में अपन कुछ कहना नहीं चाहते, बट वो जो चीज गलत है वो तो बतानी पड़ेगी ना, कि आंसर मैच करना अपना मकसद नहीं कि इसका आंसर अपन किस तरीके से कुछ लिया है। तो मुझे आप कल एक बार याद दिला देना, क्योंकि वो छूट नहीं जाए। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको मजा आएगा कि हाँ यार अब मतलब इसने बहुत अच्छा घुमाया है। तो एक बार वेट करना उसके लिए, है ना? हाँ आर्यन पूछ। सर बेंजीन पे हमने Nr3+ लगाया था, तो सर वहां पे प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, 1 या 3? क्योंकि सर सिग्मा कॉम्प्लेक्स में अनस्टेबिलिटी आ रही थी हाईली। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, मेजर प्रोडक्ट या नंबर ऑफ मोनोनाइट्रो प्रोडक्ट? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 3 होंगे, तो पूछने वाली बात ही नहीं है। मैंने 2011 का बताया तुझे आपको एग्जांपल, ऑर्थो मेटा पैरा। सर हाईली स्टेबल बन रहे थे, इसलिए हाईली अनस्टेबल बन रहे थे इसलिए। हाँ, तो वो एक्चुअली क्या है, मैं उसको तेरे को यूं समझाता हूँ, एक मिनट रुक। देख, आप एक बात सोचो, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा एक मिनट, अभी क्लियर है क्या? यस। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ से जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल? तो अपन जानते हैं कि यहाँ से सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना था वो अनस्टेबल था। यस। फिर भी यहाँ से 2-4% प्रोडक्ट कैसे बन गया? इसका मतलब आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी तो आगे पढ़ेंगे, एंड दैट इज आर्हीनियस थ्योरी ऑफ कोलाइजन। कि मान लो 1000 मॉलिक्यूल ने अटैक किया, 1000 मॉलिक्यूल में से अटैक किया, और उसमें से 990 सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना के वापिस आ गए, तो भी कितने बच गए? वो 10 मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हो सकता है प्रोडक्ट बना ले। भाई अनस्टेबल इसका मतलब ये थोड़ा है कि बिल्कुल नहीं बनेगा। अनस्टेबल इसका मतलब यही है ना कि वो बाउंस बैक करेगा। यस। तो जो हम कह रहे हैं ना, मेरी बात समझने, तेरे को पहले पेज पे लेके चलता हूँ। तेरे को मैंने वो क्यों लिखा, एक्चुअली मैं जो लिखता हूँ ना उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, उसको बहुत ध्यान से देखा करो। मतलब ऐसा नहीं बस मैं आके कुछ भी लिख दूंगा। तो 99% ये बना, ये 1% क्यों बन रहा है? इंस्पाइट की यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया ही नहीं। आप देखो मेटा खाली है, क्यों बन रहा है यहाँ पे? बताओ मेटा पे। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, फिर भी मेटा प्रोडक्ट क्यों बना? थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे भी है। नहीं है, अपन तो देख रहे हैं ना, सारा नेगेटिव चार्ज तो वहीं आ गया। चलो और पूछता हूँ, और रिफाइंड क्वेश्चन पूछता हूँ। यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है,
पॉजिटिव पॉजिटिव को तो रिपेल करेगा, तो फिर ऑर्थो पैरा वाले कैसे बन गए? मेन तो सर हाइब्रिड होता है, उसमें तो हर जगह रहेगा। हाँ ठीक है, आजकल विद्या निवास भी फॉर्म में चल रहा है, हाइब्रिड होता है, ये बात ठीक है, बट मुख्य रीजन है कोलाइजन थ्योरी ऑफ आर्हेनियस, कि भाई अपन किसी को बॉल फेंक के मारे हैं, या एक बंद कमरे में, आप फिजिक्स में एग्जांपल पढ़ते हैं ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, यस कि मैं उस केटीजी का एग्जांपल देता हूँ आपको, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ग्राफ की। ऐसा था आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ग्राफ। तो अपन ऐसा कहते हैं कि भाई जिनकी एनर्जी कम है वो भी मॉलिक्यूल बहुत कम है, जिनकी एनर्जी ज्यादा है वो भी मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है। इस पे एनर्जी लेके चलते थे आप, इस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेके चलते थे, ऐसा कुछ याद आ रहा होगा? यस सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक जैसी नहीं होती ना, और इसको आप कहते थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर, ऐसा कुछ चलता था आपकी, है ना? RMS। बट क्या सभी मॉलिक्यूल की एनर्जी एक जैसी होती है? जैसे मान लो टेम्परेचर 27 डिग्री है, तो सबकी 27 डिग्री पे एक ही एनर्जी होगी, या कुछ की बहुत ज्यादा होगी और कुछ की बहुत कम होगी? यस, कुछ की बहुत ज्यादा होगी, कुछ की बहुत ज्यादा होती है। तो होगा क्या, मान लो तुम 1000 मॉलिक्यूल लेके आए, तो उसमें से 10 तो यहाँ टकरा ही जाएंगे और वो प्रोडक्ट बना ही लेंगे। वो थ्योरी होती है कि हम रिपोर्ट करेंगे उसको। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि भाई नंबर ऑफ मोनोनाइट्रो प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, तो अपने को ऑर्थो मेटा पैरा तीनों रिपोर्ट करना है। ओके चलो यार ठीक है, और कुछ है? ये कौन है? अब दूसरे बैचेस का क्या होगा? दूसरे बैचेस का क्या होगा मतलब दूसरा कोई बैच ही नहीं है? कौन हो भाई आप, क्या चाहते हो? अनम्यूट करके पूछ लो, है ना? उसके पास माइक ही नहीं है। अच्छा, टाइम पास है क्या वो? छोड़ दो उसको, फिर अपन जिन बच्चों को डाउट पूछना है उनकी मदद करते हैं। हाँ प्रिंस, पूछो फटाफट। सर फिर उसका रीजन +3 भी हो जाएगा, तो किसका रीजन? जो 3 फिनाइल थे, एक क्लोरीन था, और हमने उसके अंदर रिएक्शन करने के लिए डाला था बेंजीन और AlCl3, जिसके अंदर 3 बार तो सब्स्टिट्यूशन हो गया था, लेकिन चौथा आपने करवाने के लिए मना कर दिया था। चौथा मना कर दिया था, हाँ। वो अब आप समझने के काबिल हो गए। कल मैं आपको, अभी थोड़ी देर में मैं आपको एक क्वेश्चन की शीट भिजवा रहा हूँ, या तो व्हाट्सएप से या किसी भी और तरीके से। रेजो सर पे ड्राइव पे डलवा दीजिए। हाँ जो भी होगा मैं करवा रहा हूँ, आधा एक घंटा रुको अभी, है ना? अभी तो मैंने कुछ क्वेश्चन मंगवाए थे, जो बच्चे अभी 2 महीने बाद रिवीजन करेंगे, आईआईटी का एग्जाम देंगे, उनके रिवीजन के लिए उन्होंने वही नहीं भेजी, पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अभी तो पहले उसके लिए तगाजा करूंगा फोन करके कि क्यों नहीं भिजवाई, फिर रीजन सुनूंगा उनका, फिर आपके मैं भिजवा दूंगा कुल मिला के वो क्वेश्चंस। वो प्रिंस, तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, तुम्हारा यही क्वेश्चन है ना? अरे रुको यार, तुम्हारा क्वेश्चन ये है ना, यही है ना? जी सर। ये कल उस शीट में है और कल डिस्कस कर रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ एक बार आप कर लो और फिर मैं आपका एक्सप्लेनेशन सुन लूंगा, आप मेरा सुन लेना, है ना? सर वो कर